कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज का जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का जो क्लास है, पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुका है, इसे आप देख लीजिएगा। जब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखिएगा तब तक पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। तो आज क्लास शुरू करते हैं। पिछला क्लास में आपको पार्ट 2 में जो है और पार्ट 1 में बता दिए थे, संसाधनों का वर्गीकरण बता दिए थे, है ना? संसाधनों के वर्गीकरण के जो है 4 आधार थे: उत्पत्ति के आधार, योग्यता के आधार, स्वामित्व के आधार, विकास की स्थिति के आधार। ये सब आप पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन नियोजन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संसाधन नियोजन देखिए, देखिए संसाधन नियोजन किसको कहते हैं? संसाधन नियोजन को पहली बात तो इंग्लिश में बोला जाता है क्या? रिसोर्सेस प्लानिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिसोर्सेस प्लानिंग बोला जाता है। संसाधन नियोजन को क्या बोला जाता है? रिसोर्सेस प्लानिंग। रिसोर्सेस प्लानिंग क्यों जरूरी है बताइए ना? संसाधन का नियोजन क्यों जरूरी है? देखिए, संसाधन नियोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको जो है संसाधन का विवेकपूर्ण और धैर्य से क्या करना है, उसका उपयोग करना है ना? संसाधन नेचर ने हमको दिया है भरपूर। इसका मतलब ये नहीं कि हम अंधाधुन उसका उपयोग कर रहे हैं, है ना? कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, इसका प्लानिंग करना पड़ता है। समझे बात को? देखिए क्या बोल रहा है, संसाधन नियोजन, है ना? संसाधन क्या? नियोजन। संसाधन का विवेकपूर्ण ही संसाधन ना नियोजन। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोगी क्या है? संसाधन नियोजन है। समझे बात को? विवेकपूर्ण मतलब संतुष्टि से, है ना? उसके बाद वर्तमान परिवेश में संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। समझे बात को? मतलब संसाधन का जो है विवेकपूर्ण उपयोग कैसे करें, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है, हमारे सामने खड़ा है अभी के समय में। संसाधन के विवेकपूर्ण दोहन हेतु, है ना, सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। मतलब क्या बोल रहा है, संसाधन जल्दी समाप्त ना हो, इस तरह से यूज किया जाए, यह हमारा पहला चैलेंजेस है। क्या है? पहला चैलेंज है ना? पहला काम क्या है कि संसाधन को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़त्म ना होने दें, कम से कम उपयोग करें ना, और जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको सेव करके रखें। समझे बात को? कोई दिक्कत? संसाधन नियोजन समझ गए? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोगी क्या है? संसाधन नियोजन। एग्जाम पूछेगा संसाधन नियोजन से आप क्या समझते, तो बता दीजिएगा। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोगी क्या है? संसाधन नियोजन है। समझे बात को? कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र, है ना, संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। सही बात है। अगर किसी भी राष्ट्र का विकास करना है तो उसके लिए संसाधन का नियोजन करना, प्रोसेस प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, जरूरी है। समझे बात को? यानी राष्ट्र का विकास के लिए संसाधन का जो है नियोजन करना, संसाधन का क्या करना, नियोजन करना, वेरी इंपॉर्टेंट। समझे बात को? भारत जैसे देश के लिए यह अपरिहार्य है, और जहाँ संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ संघ जनसंख्या व्याप्त है। समझे बात को? भारत में तो ये और जरूरी हो जाता है। भारत में तो इतना सारा संसाधन है, यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक है। तो जब भी जनसंख्या के अनुसार जो कैसे कैसे संसाधन का उपयोग करना है ना, उसके लिए संसाधन नियोजन भारत में तो और जरूरी है ना? देखिए क्या बोल रहा है आगे, यह यहाँ कई ऐसे प्रदेश है जो संसाधन संपन्न है। बहुत सारा यहाँ पे ऐसे स्टेट है जो क्या है, फुल भरा हुआ है संसाधन से। मतलब संसाधन से पूरा क्या है, पर्याप्त है, संसाधन संपन्न है। समझे बात को? कई ऐसे भी प्रदेश है जो संसाधन की दृष्टि से काफी विपन्न है। मतलब बहुत सारे ऐसे राज्य भी है ना, जो संसाधन में विपणन है, मतलब पीछे, वहाँ पे बहुत कम मात्रा में क्या है, संसाधन है। आगे देखिए, कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है। ये भी सही है। हाँ, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ एक ही प्रकार के संसाधन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दिक्कत, और अन्य दूसरे संसाधनों में वह क्या है, गरीब है। समझे बात को? सही बात है ना? एक संसाधन वहाँ ज़्यादा पाया जा रहा है तो और बहुत सारा संसाधन वहाँ पे नहीं पाया जा रहा है ना? आगे देखिए, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रदेश, यहाँ खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। सही बात है ना? क्या क्या? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे यहाँ खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में धनी है। ये तो हम देख लिए कि
प्रचुर मात्रा में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से संसाधन है ना। तो झारखंड मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में क्या है, और छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयला है ना। वहीं जो है बिहार में प्रचुर मात्रा में क्या है, चूना पत्थर एवं पाइराइट, क्या है, चूना पत्थर और पाइराइट जैसे खनिज यहाँ पे मौजूद है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन का प्रचुर मात्रा है ना। अरुणाचल प्रदेश में क्या, जल संसाधन का प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में जल संसाधन का प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, तो अब बता दीजिएगा है ना। क्या, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में पाइराइट और चूना पत्थर जैसे खनिजों का ना प्रचुर मात्रा है, तो बता दीजिएगा क्या, बिहार। निम्नलिखित में से किसमें जो है कोयला और खनिज जैसे प्रचुर मात्रा है कोयला और खनिज का, तो बता दीजिएगा। अगर तीनों ऑप्शन दिया और है और लास्ट ऑप्शन दिया और है, इनमें सभी तो मार देंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। समझे बात को। आगे देखिए, परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत सारे ऐसा कारण है जो तीनों जगह में का विकास नहीं हो पाया, जिस कारण से यहाँ के लोग इसको उपयोग नहीं कर पा रहे लार्ज अमाउंट में। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है ना। राजस्थान में सौर ऊर्जा भी और पवन ऊर्जा भी है, समझे बात को। परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से क्या है, अति निर्धन है। अभी बताएं, किसी राज्य में एक जो है रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है, संसाधन बहुत ज़्यादा है, तो किसी उसी राज्य में दूसरा रिसोर्सेस क्या है, कम है। तो गुजरात में जो है ना, क्या बोल रहा है, राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, लेकिन वहाँ पे जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है वो, है ना। भारत के अंतर्गत लद्दाख है ना जैसे क्षेत्र जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग अलग हो गया है ना, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवरचना है ना, अवसंरचना की बहुत कमी है, समझे बात को। और अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के संयोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन का नियोजन भी अनिवार्य हो सकता है ना। इस स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर जो है संसाधन का संयोजन करना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। संसाधन का संयोजन करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, समझे बात को। आगे देखिए, दिक्कत यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ बनेगा, यहाँ से बनेगा अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा संसाधन है आपका, है ना। और एक बिहार पूछ देगा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड पूछ देगा, समझे बात को। राजस्थान में किस संसाधन की प्रचुरता है, तो पवन ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की, तो वहाँ की संसाधन में अति निर्धन है राजस्थान जल संसाधन में। दिक्कत, आगे देखिए, भारत में संसाधन नियोजन, रिसोर्सेस प्लानिंग इन इंडिया। देखिए भारत में जो है कैसे, किस प्रकार जो है संसाधन नियोजन होता है, तो देखेंगे हम। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, समझे बात को। इतना आसानी से संसाधन नियोजन नहीं हो जाता है ना। ये क्या बोल रहा है, इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान हेतु होते हैं। इन सोपानों के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है, समझे बात को। मतलब क्या बोल रहा है, बहुत सारे इसमें क्रियाकलाप होता है ना। संसाधन नियोजन में बहुत सारा क्या होता है, काम होता है, और बहुत सारा जो है फैसले लिए जाते हैं, कोई दिक्कत। और इसी के सहारे, यही सब काम उम के सहारे जो है ना, किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर सकते हैं और उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, मतलब उस देश को और उन्नत बना सकते हैं, समझे बात को, कोई दिक्कत। संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न रूप से बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। देखिए कौन कौन से काम जो है संसाधन नियोजन में लग सकते हैं, क्रियाकलाप होते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना। अगर जो है संसाधन नियोजन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देश के विभिन्न राज्यों में है ना, चाहे विभिन्न प्रदेशों में जो है, अब वो क्या करना पड़ेगा, संसाधन की पहचान करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, संसाधन की पहचान करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्वेक्षण करना पड़ेगा, समझे बात को। कोई दिक्कत कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा संसाधन है, एनी प्रॉब्लम नहीं। सर्वेक्षण उपरांत मानचित्र तैयार करना एवं संसाधन का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना होगा, है ना। अब चेक कर लिए कि देश के विभिन्न प्रदेशों में कौन कौन सा संसाधन है। अब हमको उसका मानचित्र तैयार करना, मैप तैयार करना है, और उसके बाद चेक करना है कि उसके अंदर क्वालिटी कितना है और उसका मात्रा कितना है, मतलब वो कितने अमाउंट में है ना, और उसका क्वालिटी कितना है, उसका गुण क्या है
है ना, और उसका मात्रा क्या है, समझे बात को, कोई दिक्कत? आधार पर मापन या आकलन करना है, कोई दिक्कत? ये तो दूसरा हो गया। संसाधन विकास योजना को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना होगा। अब रोड पे बैठ के तो आप प्लानिंग कीजिएगा नहीं, समझे बात को, और ऐसे तो नहीं हो जाएगा प्लानिंग, तो उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए, कौशल चाहिए, समझे बात को, और संस्थागत मतलब एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो ये सब काम करे। तो दिक्कत बताइए यहाँ की ना, नहीं? तो राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये भी क्या संसाधन नियोजन का ही भाग है, समझे बात को। राष्ट्र विकास योजना है ना, राष्ट्र विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के बीच में जो है संबंध स्थापित करना पड़ेगा, समझे बात को, कोई दिक्कत बताइए? तो ये जो है चारों बात क्लियर है आपको, है ना? चारों बात क्लियर है तो बोलिए, बोलिए कोई प्रॉब्लम चारों में? पहला क्या बोल रहा है, बोलिएगा संसाधन नियोजन के, है ना, सोपानों के निम्न रूप बांट का अध्ययन किया जा रहा है। पहला क्या, संसाधन को पहचानना पड़ेगा। दूसरा क्या, उसको पहचान लिए तो चेक करना पड़ेगा उसका क्वालिटी क्या है, गुणात्मक क्या है, मात्रात्मक क्या है, ठीक है, उस कितना मात्रा में है ना। उसके बाद उसे क्या करना पड़ेगा, उसका विकास के लिए प्रौद्योगिकी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत ना नियोजन की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना के मध्य क्या करना पड़ेगा, संबंध स्थापित करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे देखिए क्या बोल रहा है। हमारे देश जो है, हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है ना। जैसे देश हमारा आजाद हुआ, प्रयास करने लगे यहाँ के जो लोग हैं कि संसाधन का नियोजन कैसे किया जाए, है ना। आगे देखिए, इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रयासरत है ना। इसके लिए भारत सरकार क्या किया, प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया, है ना। और किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है, चाहे कोई भी इकाई हो, छोटा हो बड़ा हो, है ना। उसमें क्या है, संसाधन का विकास करना क्या है, जरूरी है। किंतु प्रौद्योगिकी एवं संसाधनों में वंचित परिवर्तन के अभाव के में केवल संसाधनों की उपलब्धता से वे विकास संभव नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है, अगर आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा कोई संस्था ना, संस्था नहीं है ना, तो उसके कारण जो है आप संसाधन का जो है विकास नहीं कर पाएंगे। आज भी हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में इनकी गणना की जाती है, सही बात है ना। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ संसाधन तो भरा हुआ है, लेकिन वहाँ प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ का जो है ना, नेता सब विकास नहीं कर पाया है, इसी कारण वहाँ संसाधन उपयोगी नहीं हो पा रहा है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में भी आर्थिक रूप से विकसित है ना। समझे बात को, बहुत सारे ऐसा राज्य है जहाँ संसाधन का कमी है, लेकिन फिर भी वो क्या है, विकास के स्तर पे बहुत आगे हैं, समझे बात को। जैसे जापान, वहाँ पे संसाधन का मात्रा बहुत कम है, लेकिन मानव संसाधन पे ध्यान दिया और वो सबसे आगे निकल गया टेक्नोलॉजी में। आगे देखिए, कोई दिक्कत बताइए। संसाधनों का संरक्षण, देखिए संसाधन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, सब संसाधनों को बचाना पड़ेगा, भरपूर मात्रा में उपयोग कर लिए, ठीक। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, सही बात है ना। सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो संसाधन को क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। और किंतु संसाधन का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं। अगर आप अंधाधुंध संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, समझे बात को। नेचुरल लेवल पे, है ना, इकोनॉमिक लेवल पे, समझे, कल्चरल लेवल पे, सोशल लेवल पे, समझे बात को, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्या को जन्म दे सकता है। बोलिए हाँ कि ना। पेट्रोलियम क्या यूज करता है आप, गाड़ी में यूज करते हैं, बोलिए हाँ कि ना। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। उसका मतलब उसका इतना अंधाधुंध उपयोग कीजिएगा तो उससे क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है, और वो क्या करता है, पर्यावरण को दूषित करता है। जब बात को, एसी आप चलाते हैं, इसी से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ज़्यादा एसी चला दीजिएगा तो क्या होगा, ज़्यादा एसी चला दीजिएगा तो, है ना, पर्यावरण को दूषित होगा, है ना। उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है, ओजोन लेयर एक होता है धरती पे, है ना, उस लेयर को क्या करता है, छेद कर देता है, दिक्कत। तो संसाधन का संरक्षण क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, जरूरी है। संसाधन का संरक्षण क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो समझ गए आप। देखिए क्या बोल रहा है कि इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तर पर संरक्षण की आवश्यकता है,
संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण से क्या समझते हैं आप? समझ के बात को? संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है? संरक्षण है। क्या है? संरक्षण है, यानी कंजर्वेशन है। समझे बात को? कोई दिक्कत बताइए हाँ कि ना? कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम? आगे देखिए, प्राचीन काल से संसाधन का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, है ना, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक है ना चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रशासनिक है ना। संसाधन के संरक्षण, संसाधन नियोजन में जो महात्मा गांधी क्या बोले हैं संसाधन के बारे में, कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है ना, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि हमारे पास संसाधन तो बहुत सारा, हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिएगा कि उसको तिजोरी में बंद करके रख ले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। देखिए, मेघा पाटकर का नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपकू आंदोलन एवं संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय पर कृषित भूमि का विस्तार, समझे बात को, संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कोट किसने बोला था, है ना, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, तो महात्मा गांधी ने कहा था, है ना। संसाधन नियोजन चाहे संसाधन संरक्षण में मेधा पाटकर का क्या योगदान है? तो नर्मदा बचाओ अभियान चलाए थे। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया, तो मेधा पाटकर। कौन? मेधा पाटकर। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया निम्नलिखित में से कौन सा अभियान है? चिपकू आंदोलन। कौन सा? चिपकू आंदोलन। समझे बात को? संदीप पांडे द्वारा चलाया गया कौन सा अभियान है संरक्षा संसाधन का संरक्षण के लिए? तो वर्षा जल संचय, है ना, कर कृषित भूमि का विस्तार करना। कोई दिक्कत? क्या? वर्षा जल संचित कर इस भूमि में क्या करना? विकास करना। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। आगे देखिए, ये समझ गए बात को, तो ये सारा बात क्लियर याद रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। गांधी जी क्या बोले थे? गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्याधुनिक तकनीक की शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन के तीव्रतर महाराज के लिए मजबूर कर देता है ना। यानी संसाधन जो है ज्यादा समाप्त कब होता है? जब आदमी लालची हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है तब, और अपना टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग करता है तो। समझे बात को? गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मशीन द्वारा क्या हो? उत्पादन हो, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादकों के उत्पादन में समर्थक थे। गांधी जी का मानना था भले ज्यादा आदमी लगे लेकिन उत्पादन में जो है मशीन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इससे एक बड़ी आबादी के बेरोजगारी जैसे सामाजिक कोढ़ से बचाया जा सके, है ना। इंसान क्या किया? समय को बचाने के लिए मशीन का तो प्रयोग कर रहा है, लेकिन उससे पर्यावरण प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है। समझे बात को? नेचुरल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो गांधी जी इसी बात पे जोर दिए थे क्या, कि मशीन का प्रयोग नहीं कीजिए, भले कितना भी आदमी का उत्पादन में क्या लगे, है ना, उपयोग हो। उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों में कार्य दक्षता के विकास में बुद्धि होगी, है ना, क्या होगी? वृद्धि होगी, और संसाधनों के विदोहन पर भी विराम लग सकेगा। समझे बात को? मतलब गांधी जी बोले थे अगर हम व्यक्ति का यूज करेंगे उत्पादन में तो संसाधनों का विदोहन एक तो नहीं हो पाएगा, समझे बात को, और जो है श्रमिकों के कार्य एवं दक्षता के विकास में क्या होगी? वृद्धि होगी, है ना, उनका भी गुण और टैलेंट बढ़ेगा। समझे बात को? ये किसका कहना था? गांधी जी का कहना था। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि संसाधन के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना, अनेक सम्मेलन हुए। समझे बात को? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारा क्या हुआ? मीटिंग हुआ है, समिट हुआ है। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। मतलब सबसे पहले क्लब ऑफ रोम ने, है ना, संसाधन संरक्षण हेतु मीटिंग किया था। उसके बाद 1974 ईस्वी में सुमेसर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इसे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो बोलेगा क्या 1974 में कौन सा बुक प्रकाशित हुआ था जिसमें गांधी जी के विचार, है ना, क्या किए थे? प्रकाशित किए थे सुमेसर की पुस्तक। किसकी पुस्तक? सुमेसर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज क्या? ब्यूटीफुल। ब्रिटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि से खोलने में कारागार सिद्ध हुआ। ठीक है, इसमें सतत विकास की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। इसी रिपोर्ट को बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में हुआ आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इस संदर्भ में एक क्या है? सुनियोजित प्रयास था, है ना। ये सारे प्रयास किए गए थे संसाधन नियोजन के लिए। किस लिए? संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण के लिए। कोई दिक्कत? बताइए। पुनः 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तथा 2002 में
है ना, जोन्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन संरक्षण की दिशा में क्या हुआ था, है ना, विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास था। लोग बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे क्या करने के लिए, संसाधन का क्या करने के लिए, है ना, सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, और संसाधन प्लानिंग मतलब रिसोर्सेज प्लानिंग करने के लिए। समझे बात को, ये सारा कार्यक्रम चलाया गया था। आगे देखिए, अब देखिए सतत विकास की अवधारणा, है ना, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते किसको है, मतलब इसका मतलब है क्या कि आपका विकास भी हो जाए और आने वाली पीढ़ी के ना उसका भी विकास होते रहे। समझे बात को, आम भाषा में बोले तो, आसान भाषा में बोले तो ये होना कि संसाधन का आप इतना उपयोग नहीं कीजिए कि आने वाली पीढ़ी है ना उसका उपयोग नहीं कर पाए, उसको पता ही नहीं चले कि ये भी संसाधन था कभी। यानी कोयला इतना भी आप प्रयोग नहीं कर लीजिए खत्म हो जाए धरती पर से, है ना, फिर आने वाला पीढ़ी को बुक में सिर्फ पढ़ना पड़ेगा कि हाँ कोयला नाम का भी कोई खनिज होता था। समझे बात को, और इतना ही पानी का यूज ना कर लीजिए ना कि अभी अगर आप जो 20 रुपये लीटर पानी खरीद रहे हैं, है ना, क्या पता आने वाला पीढ़ी जो है 200 रुपया चाहे 2000 लीटर पानी खरीदे, फिर भर पेट कर आया कि हमारे पूर्वज कैसे थे, पूरा पानी गंदा कर दिए और हमारे लिए यूज़ करने के लिए छोड़े ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए सतत विकास क्या है, जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपका फ्यूचर जनरेशन आपको नहीं गरिया है पानी पी के, है ना, वो भी 2000 लीटर रुपया, तो आपको सतत विकास की अवधारणा जरूरी है। देखिए संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है ना, संसाधन मनुष्य क्या है, जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है, की अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई। हम इतना भयंकर रूप से संसाधन का प्रयोग किया है ना कि बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। देख रहे कितना गर्मी है ना, किसके चलते, हम लोग के चलते, है ना, पेड़ काट के घर बना दिए है। समझ रहे बात को, पंखा की जगह एसी ला दिए है, एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, ओजोन लेयर खत्म कर रहा है। ओजोन लेयर का काम है कि सन से आने वाला हार्मफुल रे बचाता है, वही हार्मफुल रे आ रहा है, उसके कारण गर्मी ज़्यादा बढ़ रहा है। समझे बात को, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है ना। तो जो है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना हमारा जिम्मेदारी है ना, और जो है लोगों को भी हम ये सिखाएं कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। सबसे पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए, पेड़ पौधा लगाइए, घर में ज़्यादा बिजली का वेस्ट नहीं कीजिए। समझे बात को, इलेक्ट्रॉनिक सामान का ज़्यादा उपयोग नहीं कीजिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही यूज़ कीजिए। घर में कोई नहीं है तो पंखा, लाइट, एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी ये सब बंद रखें। अगर कोई है तभी उसका यूज़ कीजिए, नहीं तो नहीं। ये नहीं कोई है नहीं ना, बेड को हवा लग रहा है ना, बेड एसी का हवा ले रहा है। समझे बात को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे बात को, आगे देखिए। व्यक्ति के लालच लिप्सा, है ना, संसाधन का तीव्रता दोहन कर संसाधन के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। संसाधन का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथों में आने से समाज दो स्पष्ट भागों में बट गया है। देखिए संसाधन का जितना दोहन हम लोग मिडिल क्लास वाला नहीं किए हैं, उस सबसे ज़्यादा दोहन तो सेलिब्रिटी सब कर दिया। जितना भी कुछ 1% जो लोग, 1% 2% जो लोग हैं, वो जो है सबसे ज़्यादा संसाधन क्या किए, दोहन किया। उनके चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना। समझे बात को, जैसे हम जो है कल सामान ले रहे थे शायद दुकान में, तो कुछ जो है, रुकिए 2 मिनट, 2 मिनट वेट कीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, हाँ, कि जो है कुछ ही लोग जो है 1% जो लोग हैं, जैसे सेलिब्रिटी हो गया, नेता सब हो गया, ये सब जो है बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, है ना, वो लोग जितना संसाधन का दोहन किया उतना आम आदमी दोहन नहीं किया है। समझे बात को, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। आगे देखिए, समझे बात को, तो संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधन का विवेकहीन दोहन किया गया, जिससे विश्व, है ना, परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समझे बात को, क्या बोल रहा है कि वशीभुक्त मतलब पूरा जो अंधाधुंध उपयोग कर दिया है ना, उसके कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदाक्षरण, भूमि विस्थापन, है ना, और अम्लीय वर्षा, अश्मय ऋतु परिवर्तन जैसे पारिस्थितिक संकट पृथ्वी पर व्यापक सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा। समझे बात को, मतलब ऐसे ही अगर वो लोग जो 1% वाले लोग जो है इसका दोहन करते रहे, है ना, तो एक दिन जो है जैव मंडल समाप्त हो जाएगा, है ना, तापमान पूरा बढ़ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। समझे बात को, दिक्कत। उपयुक्त परिस्थितियों में से निजात पाने एवं विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधन का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। दूसरे शब्दों में संसाधन का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। मतलब एक प्लानिंग के तहत जो है संसाधन का क्या करना पड़ेगा, आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के
मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है, ऐसी धारणा ही सतत विकास यह कही जाती है। मतलब क्या बोल रहा है कि वर्तमान विकास को कार्य रखा जा सकता है, समझे बात को, और ऐसी धारणा ही क्या है, सतत विकास है, जो भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर रखते हुए विकास हो। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। समझे बात को, सतत विकास करना है, आगे वाला जनरेशन को भी प्रयोग करने दीजिए संसाधन, नहीं तो भरपेट गरिया आएगा आपको, है ना, कि कैसे थे हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, है ना, जो सब रिसोर्सेज को क्या कर लिए, बचा गया। ये कुछ कुछ तथ्य, स्मरणीय तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करना पड़ेगा आपको। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 को हुआ था, है ना। 3 से जो है 4 जून, 3 टू कितना 4 जून जो है ना, 1992 में हुआ था। ये जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, फर्स्ट, है ना, अर्थ समिट था, ठीक है। ये जो है रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरो में क्या किया था, ये आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरो कहाँ है, ब्राजील में। कहाँ है, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 की अध्यक्षता ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति फर्नांडो कोलर डी मेलो ने की थी। किसने, फर्नांडो कोलर डी मेलो ने की थी। तो बोलेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति फर्नांडो कोलर डी मेलो ने की थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, है ना, और सतत विकास को बढ़ावा देना था। तो ये भी समझ गए कब हुआ था, अध्यक्षता कौन किया था, और इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण। क्या है, पर्यावरण संरक्षण है, और सतत विकास को बढ़ावा देना है। सतत विकास मतलब समझते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के लिए कार्यक्रम 21 एजेंडा ना, एजेंडा 21 यानी कार्यक्रम 21 जो है ना, जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और समझौते किए गए। मतलब बहुत सारे जो है समझौते किए गए, जिसमें कि हमको ऐसा यूज करना है, ऐसा यूज नहीं करना है। इसमें लगभग जो 178 देशों ने क्या लिया था, भाग लिया था। तो कोई दिक्कत, तो प्रथम से पृथ्वी सम्मेलन 3 से 4 जून 1992 तक हुआ था। कब से, 3 से 4 जून 1992 तक हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राजील का एक शहर था रियो डी जेनेरो। क्या था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो में हुआ था। कोई दिक्कत, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अध्यक्षता तो जो है ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति फर्नांडो कोलर डी मेलो, फर्नांडो कोलर डी मेलो कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, सम्मेलन का उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास को बढ़ावा देना। समझे, इसमें ग्लोबल वार्मिंग संरक्षण, वन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, सतत विकास के लिए कार्यक्रम 21, है ना, जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई थी और बहुत सारे समझौते हुए। इसमें 178 जो देश है उसमें क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे, यानी भाग लिए थे। दिक्कत, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, कार्यक्रम 21, एजेंडा 21 क्या था, देखिए एजेंडा 21, व्हाट इज एजेंडा 21, है ना। तो जो है कार्यक्रम 21 एक 800 पृष्ठों की कार्य योजना है ना, 800 पेज का जो है ना, 800 पेज का जो है एक कार्य योजना है, जिससे 1992 के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में सतत विकास को प्राप्त करने के लिए अपनाया गया था। किस लिए अपनाया गया था इसको, इसको कार्यक्रम 21 को, एजेंडा 21 को किस लिए अपनाया गया था, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए अपनाया गया था। कौन से विकास, सतत विकास को, है ना, अपनाया गया था सतत विकास को प्राप्त करने के लिए। एजेंडा 21 क्या है ना, एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 800 पन्नों का एक क्या है, कार्य योजना थी। समझे बात को, इसका उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, है ना, संसाधनों का न्याय संगत उपयोग। इस योजना में 21वीं सदी के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर विकास की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही इसके क्रियान्वयन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई थी। मतलब एक ऐसा जो है संस्था जो पर्यावरण को स्थापित अच्छा बनाए रखने के लिए, है ना, वो फंडिंग प्रोवाइड करे, इसको बोला जाता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड, ग्लोबल इन्वायरमेंट क्या फंड। कोई दिक्कत बताइए, आगे देखिए। तो कार्यक्रम 21 क्या आता है, ज्यादा प्रश्न आता नहीं है ना, बस याद रखिएगा 800 पेज का क्या था, रूल्स रेगुलेशन वाला किताब था, कैसे संसाधन का उपयोग करना है, यही था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में इसका क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। समझे बात को, कोई दिक्कत, इसमें सतत विकास प्राप्त करने का अवधारणा है। इसका उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण इसका उद्देश्य था, और आर्थिक विकास उद्देश्य था, सामाजिक समानता, ये सारे उद्देश्य थे। समझे बात को, इसके लिए क्या किया गया था, इसको आगे बढ़ाने के लिए विश्व पर्यावरण कोष का क्या किया गया था, स्थापना किया। आगे देखिए क्या बोल रहा है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या था, देखिए, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कौन सा, +5 सम्मेलन, है ना, +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। तो द्वितीय सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है,
+5 सम्मेलन। क्या +5 सम्मेलन? यह 1992 में हुए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के कार्यों की समीक्षा और मूल्यांकन के लिए आयोजित किया गया था। मतलब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो अच्छा से काम किया कि नहीं, क्या गड़बड़ है क्या नहीं उसमें, उसको जांच के लिए जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो किया गया था ना, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। कोई दिक्कत? कब हुआ था यह सम्मेलन? 23 से 27 जून 1997 को हुआ था, है ना। 23 टू 27 जून 1997 तक आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था, है ना? तो ये हुआ था आपका संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है हुआ था। क्यों हुआ था इस सम्मेलन? यह सम्मेलन इस बात की समीक्षा के लिए किया गया था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के लिए लिए गए निर्णय और एजेंडा 21 पर कितनी प्रगति हुई है, मतलब कितना विकास हुआ है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसका कितना विकास हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था, आगे की कार्य योजनाओं का तय करना था ना। इसका मेन काम क्या था कि देखना कि सतत विकास आगे बढ़ पाया है कि नहीं और आगे कैसे बढ़ सकता है। अध्यक्षता कौन कर रहा था? इस सम्मेलन की अध्यक्षता उस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा की गई थी, जबकि इसकी निगरानी और समन्वय है ना संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई थी। कोई दिक्कत? यह सम्मेलन पृथ्वी के पर्यावरणीय है ना, क्या पर्यावरणीय भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पुनर्वलोकन प्रक्रिया का एक हिस्सा था। कोई दिक्कत? बताइए, इतना क्लियर है बात? ज़्यादा इसमें याद रखिएगा क्यों हुआ था। तो जो है फर्स्ट जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जांच के लिए हुआ था कि अच्छा सा काम हुआ है कि नहीं। कब हुआ था ये? 23 से 27 जून तक हुआ था 1997 में। समझे बात को? और जो है कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था है ना आपका संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में हुआ था। कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन बनेगा अभी। क्योटो सम्मेलन देखिए क्या था। क्योटो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन जो है दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हुआ था। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित किया। जापान में जो है क्योटो, क्या क्योटो में क्या किया गया था? इसका जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें 159 देशों ने भाग लिया था। इसमें 6 गैस CO2, मीथेन, N2O, HFC और फ्लोरोकार्बन सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसका उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। समझे बात को? मतलब इसका उपयोग जो है कम से कम कैसे हो उसके लिए जो है जापान में जो है मीटिंग किया गया था। समझे बात को? कोई प्रॉब्लम? बताइए। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% है ना, एवं जापान 6% की कटौती पर सहमत हुई। मतलब कौन कौन से जो देश है कितना परसेंट जो है ये सब गैस का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, ये दिया हुआ है। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जा सकता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो दिक्कत नहीं। आगे देखिए, क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था। 6 गैस का उपयोग करने के लिए क्या किया गया था? मना किया गया था, मानने कटौती किया गया था। देखिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय क्या पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था जो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण और सतत विकास से जुड़ी समस्याओं पर विचार करना और वैश्विक सहमति बनाना। प्रतिभागी लगभग कितने थे? 2000 प्रतिनिधि दुनिया भर के, है ना, देशों से शामिल हुए थे इसमें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 26 अगस्त से 4 सितंबर तक तृतीय पृथ्वी सम्मेलन चला था। इसका उद्देश्य था पर्यावरण और सतत विकास पर जोर देना। कितने? 200 प्रतिभागी इसमें क्या लिए थे? भाग लिए 2000। चलिए इसका क्वेश्चन है, ये सब जो है आप लोग कर लीजिएगा, है ना। संसाधन नियोजन क्या है? भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान कौन कौन से? ये सब कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे वही समझाया है इसीलिए इसको अभी नहीं समझा रहे हैं। समझे बात को? तो दिक्कत? बताइए। ये सब आप कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना। और ये भी है संसाधन संरक्षण से संबंधित प्रश्न, है ना। संसाधन संरक्षण क्या है ये तो बता ही दिए। महात्मा गांधी का संसाधन संरक्षण पर क्या विचार था, है ना, ये भी बता दिए थे आपको। आगे देखिए कौन कौन से जो लोग हैं कौन कौन से अभियान चलाए थे, संसाधन क्षय का क्या कारण है, ये सब इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। स्क्रीनशॉट नहीं, थोड़ा थोड़ा के मारेंगे, स्क्रीनशॉट मारो तो कॉपी में लिखो, ठीक है। आगे देखिए ना, सतत विकास से संबंधित प्रश्न। सतत विकास क्या है? भविष्य पीढ़ी की आवश्यकताओं को समझौता ना हो। सतत विकास की आवश्यकता क्यों है? सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले किस रिपोर्ट में दी गई थी, है ना। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से संबंधित प्रश्न है।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, समझे बात को। और ये भी है वही वाला है, समझे बात को। बस इतना ही था, इसको आप लिख लीजिएगा और इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, याद कर लीजिए। भारत संसाधन उपयोग खंड क समाप्त हो गया। इससे जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता था, है ना, यहाँ पे सब आपको दे दिया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, समझे बात को। तीनों पार्ट को अगर आप पूरा अच्छी तरह से देख लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं, इस पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। इस पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर इसको आप पूरा फुल्ली पढ़ लेते हैं ना, पूरा पूरा अच्छा से क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तीनों वीडियो को एक्यूरेट दिमाग में याद रखते हैं, है ना। याद कैसे रहेगा, रोज उसको रिवीजन करेंगे तब याद रहेगा, समझे बात को। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए यहाँ क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।